अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए। पहला केमिस्ट्री का चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर, टोटल केमिस्ट्री देख लो क्लास 10th में, तो टोटल सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर जो तुम्हारा है वो है कार्बन एंड कंपाउंड। और सबसे आखिरी जाके मिला आपको पीरियोडिक टेबल। और इतना लो कि ये 5 चैप्टर जो है ना, ये पांचों के पांचों चैप्टर आपके केमिस्ट्री का एक तरीके समझ लो कि अगर ये 5 चैप्टर पे तुम्हारा कमांड है तो केमिस्ट्री के 80% सिलेबस पे कमांड है। नॉट ऑफ क्लास 10th ओनली, 10th पे तो ये 5 चैप्टर वे है, हम बात कर रहे हैं 11th और 12th की भी, कि अगर आपका इस 5 चैप्टर पे कमांड है तो आप टोटल के टोटल 80% केमिस्ट्री पे तो कमांड अभी ही कर चुके हो, क्योंकि यहीं से सब बेसिक्स उठता है। जैसे 9th क्लास में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा, नहीं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़े होगे, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यही सब चीज़ पढ़े होगे। अगर उसको डेप्थ में पढ़े होगे तो अभी के वक्त आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। डेप्थ में नहीं पढ़े होगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो जो दिक्कत लगेगा, समझ रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे हिसाब से एकदम आसान। अगर 2-2 घंटे का लेक्चर हो, 2-2 घंटे अगर हम लोग लेक्चर लेते हैं तो 2 घंटे का अगर मान लो 8 से 10 लेक्चर अगर हो जाता है, मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तब 8 से 10 लेक्चर में खत्म होगा, नहीं तो 5-6 लेक्चर काफ़ी है। तो सबसे पहले भाई पता ही है कि ब्रेन मैप देंगे, चैप्टर का क्या देंगे भाई कि क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट तक आवाज़ आ रही है ना? मैं नहीं कि देखो फैन वगैरह चल रहा है तो इसमें भी आवाज़ ना पहुंचे तो बोल देना, वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल से भी कम है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, उतारने का हम टाइम देंगे तुम लोग को। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले आराम से समझो पढ़ना क्या क्या है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि भैया टॉपिक आखिर कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग को बढ़िया समझना है। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि रिएक्टेंट क्या होता है, बिकॉज विदाउट रिएक्टेंट आप केमिकल रिएक्शन कर नहीं पाओगे। भाई किसका रिएक्शन करोगे, कुछ तो चाहिए। तो रिएक्टेंट को समझना जरूरी है कि रिएक्टेंट क्या है। जब रिएक्टेंट आप समझ जाएंगे तो सेकेंड नंबर पे हम लोग समझेंगे बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट समझ गए, फिर क्या समझेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है। जब प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा तब तीसरे नंबर पे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को समझने के बाद 4th नंबर पे, ये आपके बुक में आपको नहीं मिलेगा, कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्यों हुआ, कुछ तो कॉज होगा। What is the main cause? What is the main reason behind chemical reaction? Chemical reaction क्यों होता है, हर वक्त होते रहता है क्या भाई? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में जानेंगे। इसके बाद 5th नंबर पे जब ये हो जाएगा तब हमें ये समझना है कि पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई देखो, हर चीज़ को पहचानने के लिए उसकी प्रॉपर्टी देखनी होती है। जैसे एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछें कि हम तुम्हारे सामने 5 गो ह्यूमन बीइंग्स खड़ा कर देंगे, होमोसेपियंस खड़ा कर देंगे, और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, पहचान जाओगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि हम 5 गो नवजात शिशु आपके सामने रख दे कपड़ा पहना के, और तब पहचानना हो कि बताओ कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, पहचान लोगे? नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी फिजिबल कैरेक्टर हमें दिखेगी ही नहीं, ना उनको दाढ़ी होगा ना मूंछ होगा, पता नहीं चलेगा, सब लड़का लड़की सेम लगेगा ना जी। तो अल्टीमेटली कहानी ये है कि हर चीज़ को पहचानने के लिए उसके कैरेक्टर को पकड़ते हैं हम लोग। तो इसका भी स्टार्ट हो जाएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। और कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वही कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ऑब्जर्व हो सकता है। वैसे अंदर बहुत कुछ होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटॉमिक लेवल पे बहुत सी चेंजेस आती है, लेकिन अगर वो चेंजेस हमको दिखबे ना करे, माइक्रोस्कोपिक लेवल का चेंज है, अब भाई एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो तुम इलेक्ट्रॉन देख पाते हो कि जा रहा है? नहीं देख पाते हो, तुम तो भाई फाइनल प्रोडक्ट देखते हो। ऐसे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे एक वायर लगा दें, ठीक है, और वायर से करंट पास करेगा और पंखा चलने लगेगा, तो क्या तुम करंट जाते हुए देखते हो कि करंट दौड़ के जा रहा है? नहीं ना भैया, सीधा तुम उसका इफेक्ट देखते हो कि पंखा चल रहा है। अब देखो, बल्ब से लाइट निकल रहा है, लाइट दिख रहा है तुमको कि देखो ये गया लाइट, ऐसा तो कुछ नहीं है।
लाइट के वजह से वो चीज तुम्हें इल्यूमिनेट होके दिखने लगे, उसका इफेक्ट देख रहे हो। उसी तरीके से हम उसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मान लो इस बच्चे का हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व करना है कि भाई तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हम तुमको देख के बस तुम्हारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब तुम्हारे अंदर क्या है, तुम मने मन क्या सोच रहा है, वो हम बाबा थोड़ी है जो पता लगा लेंगे, नहीं पता लगा सकते। ना ही मेरे पास पीके वाला शक्ति है जैसे हाथों पकड़ लेंगे ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, तो ये चीज़ है नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपने कोई दो कंपाउंड लिया, चाहे दो एटम लिया, उसको रिएक्ट कराए, रिएक्ट करने के बाद गैस निकलने लग गया, इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है? केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जहां कभी भी इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख जाए समझ जाना ओ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। क्या है प्रिसिपिटेट, कैसे होता है, ये हम बताएंगे। अभी मोटा मोटा समझ लो कि दो लिक्विड ले लिए, मान लो एक गिलास में ए था, दूसरे गिलास में बी था, दोनों को मिला दिए, ए को बी में डाल दिए, पता चला कि उसमें कुछ कुछ पत्थर टाइप का बन के सॉलिड सब्सटेंस नीचे डिकम्पोज हो गया। तो जो पत्थर बना ना, जो सॉलिड सब्सटेंस बना, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। और डीप में हम समझाएंगे क्या होता है, लेकिन जब इस पे आएंगे तब। तो ये अगर वैसा होता है कि सॉलिड सब्सटेंस बन जा रहा है, इसका मतलब वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद सी नंबर पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के बाद सी नंबर पे हमारे पास आ जाएगा चेंज इन कलर। ये बड़ी खतरनाक है बाबू, चेंज इन कलर। इसका दुरुपयोग काफी ज्यादा होता है, बताते हैं कैसे। चेंज इन कलर का मतलब हो गया दो चीजें थी, तुमने दोनों को मिलाया, पहले गुलाबी था अब हरा हो गया, ठीक, तो समझ गए वो रंग बदल गया। और बहुत खतरनाक चीज है, क्यों? बहुत से बाबा लोग इसका प्रयोग करते हैं। नींबू लेंगे, उसमें एसिड होता है, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, चाकू में ऐसे काट देंगे, खच कहेंगे देखो खून निकल गया, समझ रहे हो बात को, लाल हो जाएगा ना, फिर वो कलर चेंज करेगा। तो ये सब सोर्स है आपका, अगर कुछ ना हो तो ये सब अपनाया करो, ठीक, आगे चल के काफ़ी काम देगा। तो ये क्या हो गया, चेंज इन कलर, बहुत भयानक चीज़ है ये। चेंज इन कलर का काफ़ी ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिसका तुम यूज़ करके मज़ा ले सकते हो, बाकी आगे देखते हैं, ठीक। डी नंबर पे आते हैं। चेंज इन कलर के बाद जो डी नंबर का तुम्हारा पर्सपेक्टिव होगा वो होने वाला है राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर, यानी सिंपल राइज मत कहो, यहाँ पे राइज के साथ साथ घट भी सकता है, तो इस राइज शब्द को हटा के यहाँ पे लिख दिया जाए चेंज इन टेम्परेचर, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। टेम्परेचर में बदलाव, ठीक। जैसे मान लो ग्लूकोज को पानी में कभी घुलाए हो, क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है, फील किए हो कभी? चाहे कभी मुंह पे ग्लूकोज रख के देखो, जबान पे ले पाउडर लेके देखो, अजीब टाइप का ठंडा लगता है ना, ठीक। सरफ ले लो, सरफ को हाथ पे रख लो और थोड़ा सा उसमें पानी डाल दो तो जलेगा, जलता है, जला गरम लगता है। दूसरा सोडा। फिर कभी अगर तुम घर पे हेल्पफुल हो गए, अच्छा काम वाम करते हो, फैमिली को सपोर्ट करते हो, कभी पोचारा वचारा होता है तो चूना बाल्टी में डालना पड़ता है, रात को भिगोगे तो सुबह पेंट होता है ना ऐसा। अब तो भाई प्लास्टिक पेंट आ गया है, लेकिन पहले के ज़माने में चूना से पेंट होता था, ठीक। तो लोग उसको बाल्टी में, तो बाल्टी पनिया उबलने लगता है, कभी देखे हो उसको, ठीक। सुने होगे कि जो लोग पान खाते हैं तो चूना लेते हैं लास्ट में, पान खाने के बाद तो रखते जबान पे रखते हैं, क्या होता है, कट जाता है वहाँ पे जबान, क्यों? वही हीट के वजह से। तो वो सब केमिकल रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर में अगर बदलाव आ रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन को दिखाएगा। अब इसका उपयोग बाबा लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं लोग, कार्बाइड का नाम सुना है सब ना, अभी आम पकाने के काम आता है। कार्बाइड लेता है लोग और कार्बाइड लेके पानी में फेंक देता है, ठीक। अब जैसे ही पानी में कार्बाइड जाता है, उसमें से इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई होता है पानी से रिएक्ट करके। अगर गलती से उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट में कार्बाइड रहा तो उसमें आग पकड़ लेता है, तो पटाखा की तरह आवाज़ करेगा, बम से पूरा कड़ाक से पनिये में आग लगेगा। लोग कहेगा देखिए आपके सर से भूत उतार के हम जला दिए, ठीक। ये वाली कहानी निकलती है। तो चेंज इन टेम्परेचर बहुत बेकार सी चीज़ है, यूज़ कर सकते हो। और सबसे आखिरी, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, और भी कुछ है? हाँ, लास्ट और सबसे वाहियात, चेंज इन स्टेट। कौन सा आ गया? चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? मतलब अभी हम लोग बिहार में, यूपी में चलेंगे
ऐसा वाला स्टेट नहीं, अवस्था। यहाँ पे केमिस्ट्री में अवस्था का मतलब होता है आप सॉलिड फॉर्म में हैं, आप लिक्विड फॉर्म में हैं, या फिर आप गैसियस फॉर्म में हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड में बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ है, केमिकल चेंजेस हुए हैं। अब इसको हम लोग उतना ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? आइस है, बर्फ है, सॉलिड है, उसको गर्मा दो, लिक्विड बन जाएगा, तो भैया केमिकल रिएक्शन हुआ ही है? नहीं। यहाँ तो स्टेट तो चेंज हो गया, लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन क्या करोगे, इसका तो है एक सीन, तो हमको मानना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, तो उन एक्सेप्शन को ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली चीज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो उठेगा ना, नहीं पूछेगा तुमसे कि रिएक्टेंट क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना, दिमाग में एक चीज सोच के पढ़ना है कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहां तक पूछेगा। जैसे अब मान लो कि ठीक है, हमसे एनसीईआरटी का पहला पन्ना हमने पढ़ा, तो उससे क्वेश्चन कहां से पूछेगा, रिएक्टेंट डिफाइन करने को पूछेगा। पूछ भी सकता है डिफाइन रिएक्टेंट, लेकिन बहुत नॉर्मल चीज़ है, सब याद करके बैठेगा व्हाट इज रिएक्टेंट। ऐसा कोई नहीं जो याद ना करके बैठे। तो रिएक्टेंट से क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट से भी नहीं पूछेगा, केमिकल रिएक्शन से भी नहीं पूछेगा, ना ही कॉज पूछेगा। वो पूछेगा मेन क्वेश्चन यहाँ से, एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताइए ये केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है कि कलर बदल रहा है या क्या हो रहा है, बताओ भाई, बता के बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर। तो हर एक में कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, 3 एग्जाम्पल्स को समझना है। वैसा एग्जाम्पल्स जो आइदर आपके एनसीईआरटी में है, या फिर आपके एस्टन बुक में है, या फिर हमारे एक्टिविटी में है। देखो एनसीईआरटी में क्या करता है, एगो लिख देगा एक्टिविटी 1.3, बोलेगा कि ये चीज़ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लास्ट में लिखेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम लोग तो कभी करते नहीं, तो ऑब्जर्व भी नहीं होता है, ठीक है, दिक्कत ये है। तो उस एक्टिविटी का भी सॉल्यूशन हमको चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दोगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठा के देगा, फंस जाओगे। तो इसमें आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, ये ध्यान रखना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जब 5th पढ़ लोगे तो 6th नंबर पे हमारे पास फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो आएगा टाइप्स, टाइप्स नहीं, केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। अब देखो क्या है कि केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को किताबों, अब तुम अगर मानो तुमसे बोलेगा कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो क्या करोगे, कॉपी पे मैग्नीशियम रिबन बनाओगे, उसके बाद माचिस लगाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे, कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन को बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथ्स में क्या करते हैं, मैथमेटिकल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम 5 लाइन का होता है, और जब उसको इक्वेशन में बदलते हैं तो 2 इक्वेशन में 1 और 2 में बदल जाता है, बदलता है ना। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन में लिखने का तरीका पढ़ना है, और उसको कैसे बैलेंस किया जाए। बैलेंस करने का मतलब, क्यों जरूरत है सर बैलेंस करने का, क्या नीड है बैलेंसिंग की। तो एक बात बताओ, 9th क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन में, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कभी मास क्रिएट हो सकता है और ना ही कभी मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो भाई इधर देखो, हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे मान लो पानी वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने पढ़ा H2 + O2 क्या दिया, H2O दिया, ठीक है, यही ना पढ़ते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर देगा। नॉर्मल अगर हम इसको बैलेंस ना करें तब, तो कोई भी बंदा बोलेगा कि इधर 2 हाइड्रोजन था, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन तुम क्या कर गए, पूछेगा ना, 1 ऑक्सीजन है भाई, इधर तो 2 था। और 9th में तुम पढ़ाए हो कि भाई मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो तुम एटम कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, 1 एटम कहाँ गया, चोरी कर लिया का, ऐसा सिस्टम आएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, बैलेंस। तो दैट्स वाई बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर पाए। और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैलेंसिंग, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, सब पढ़ना है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। उसके बाद अगर हम 7वें नंबर पे बात करें तो ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, और लास्ट टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, यानी उनके प्रकार की बात हम करने लगेंगे। टाइप्स में देखो सबसे पहला क्या है भाई साहब, सबसे पहला टाइप्स क्या है, तो सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है समझेंगे डीप में, अभी बस टॉपिक देखो। कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या आ जाएगा बताओ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के बाद सी नंबर पे आएगा हमारे पास, बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बड़ा पसंदीदा है मेरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और इसके बाद जो है वो और भी पसंदीदा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके बाद ई नंबर पे क्या आने वाला है सर? जगह तो नहीं दिख रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आएगा बता दो? रिडॉक्स। वेरी गुड, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। और रिडॉक्स में हम पढ़ेंगे दो अलग अलग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और सबसे आखिरी टॉपिक 8वां वो होगा कोरोजन। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स हम लोग को टोटल पढ़ लेने हैं। अब देखो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पहला 5वां नंबर टॉपिक, इससे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा 7वां नंबर टॉपिक, इस दो गो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो सेकंड नंबर पे जो आएगा वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग। बस इतने में तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म। ये जो पूरा तुमको ब्रीफ एक सिस्टम बताया, इसमें तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म। कहीं से क्वेश्चन आए, इतना अगर आप पढ़ लेते हो टॉपिक वाइज टॉपिक, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो तुम्हारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ब्रेन मैप को उतार लो, फिर एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, देखो क्या होता है कि कोई भी सिंगल एटम, ठीक, हमेशा अनस्टेबल होते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं होते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम एक बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, सोडियम। ठीक है, बताओ सोडियम को कैसे डिनोट करते हैं? Na से। कोई दिक्कत इसमें? अगर हम तुमसे पूछें कि इस Na का, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे? 11। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 11। अब हमसे कहे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को बताओ कि इसके एटम में कैसे सजा हुआ है, तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है। तो यानी कि जैसे सब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जरा निकालते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। KLM, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 1 यहाँ। बाकी SPDF भी मेथड होता है, हम बताएंगे जब ऐसा कोई टॉपिक है, जैसे मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो उस जगह पे हम इसका कॉन्सेप्ट और डीप में एक बार बता देंगे। अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होगा। चलो, जो आउटर मोस्ट एनर्जी का सेल होता है, समझना मेरी बात को, आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होता है, जिसको एनर्जी सेल भी कहते हैं, उसको कौन सा सेल कहा जाता है? वैलेंस सेल। समझो ना, व्हाट इज वैलेंस सेल? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ व्हाट? एन एटम। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही वैलेंस सेल होता है। तो ये जो देख रहे हो ये कौन सा सेल है बताइए? वैलेंस सेल है। और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, यहां तक की बात क्लियर, एकदम साफ सुथरी है। अब जब ये सोडियम हवा में रहेगा, माने Na ऐसे नॉर्मल रहेगा, तो आप सुने होंगे कि जो सोडियम है ये काफी रिएक्टिव होता है और हवा के संपर्क में आते ही ये जल उठता है। सुने हो? बहुत बार ऐसा किया जाता है कि अगर मान लो तुम्हें कहीं किसी में, मान लो कि कहीं आग लगाना है, ठीक है, जैसे मान लो किसी गांव देहात में सब बहुत ज़्यादा होता है, सर अब खाली यही सब बच जाते हैं। असल में बात क्या है कि यही सब चीज़ों से थोड़ा सा इंटैक्ट होता है। हैव यू हर्ड अबाउट अ टर्म विच इज़ नोन एज फॉरेंसिक साइंस?
फॉरेंसिक साइंस का नाम सुने हो? बहुत गलत बात है कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस नहीं सुनते हैं तो ये एक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें आप केमिस्ट्री यानी केमिकल के चीज़ों को यूज़ करके या साइंस का यूज़ करके आप बहुत सी मतलब पहले होने वाली चीज़ें, जैसे मान लो कि किसी आदमी का जहर से मौत हुआ है, तो कौन सा ब्रांच है जो पता लगाएगा कि जहर से मौत हुआ है, समझ रहे हो? तो वो फॉरेंसिक साइंस होता है जो कि छोटी छोटी चीज़ों से डिटेक्ट करता है कि रियलिटी में हुआ क्या होगा। तो असल में मेरा इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों में पढ़ने का, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा उधर चला जाता है। देखो एक केस मैंने पढ़ा था कि एक गांव में झगड़ा हुआ दो अलग अलग मुखिया लोग के बीच में। तो भाई धान कटा के रखा हुआ था पूरा, तो भाई दूसरा मुखिया था, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, वो क्या किया, सोडियम को लिया, मार्केट सोडियम मंगाया, कागज़ में लपेट के गया और धान वाला खेतों में कहीं धीरे से छोड़ दिया। धीरे धीरे कागज़ था, क्रम्प्ड कागज़ था, वो कागज़ धीरे धीरे क्या हुआ, ओपन हो गया क्रम्प्ड कागज़ समय के साथ, एक मतलब 2-3 घंटे में। अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया सोडियम, अब बस फट से सोडियम जलना स्टार्ट किया, पूरा का पूरा धान, सूखा हुआ धान जल के खाक हो गया। भाई अब उसने इंश्योरेंस वाले को, भाई जानते हो कि इंश्योरेंस होता है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं इंश्योरेंस कराते हैं अपने फील्ड का, तो उसकी इंश्योरेंस हो रखी थी। इंश्योरेंस वाले ने आके पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कहाँ कैसे जल गया, मार्क खोज रहा है, ना कोई पेट्रोल का एसेंस, ना कोई किसी चीज़ का कुछ पता, ट्रेस ही नहीं लग रहा है। अंत में वो कागज़ का एक टुकड़ा जो था वो जला नहीं था, वो थोड़ा सा जल के उड़ के एक जगह जाके नाली में गिरा हुआ था। तो जब वो कागज़ का टुकड़ा उठाया लो नाली में से, जो नहीं अरे नाली में से हाई वाला गंदा पानी बहने वाला नाली नहीं, खेत में नाली होता है ना जी, उसमें जब निकाला लोग नाली, तो उस वहाँ से फिर ट्रेस करके पता चला कि अच्छा इस पेपर में सोडियम था और शायद इसी सोडियम से पूरा वो जला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये काफ़ी रिएक्टिव है। अभी हवा में सोडियम छोड़ दोगे ना, तुरंत आग लग जाएगा, तुरंत। और भी कहते हैं ना इनफ्लेमेबल, ब्लास्ट करेगा पूरा, इतना तेजी से करेगा। तो ये काफ़ी अनरिएक्टिव है, तभी तो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करता है, कोई भी एटम, बस यही नहीं, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस के हिसाब से करना चाहता है। ठीक, जैसे एक बात बताओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, हम अपने IAS लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तुम अभी अपने क्लास 10th का पढ़ाई कर रहे हो। क्यों कर रहे हो पढ़ाई? व्हाट इज द मोटो बिहाइंड इट? क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप अपने गोल को पा सकें। कोई इसलिए नहीं पढ़ता है कि मेरा माइंड बढ़ेगा, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, नहीं। ऐसा सोच के ना कोई माता पिता पढ़ा रहा होता है और ना ही कोई बच्चा ये सोच के पढ़ रहा होता है कि ओह हमें तो ज्ञानी बनना है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर उसको ज्ञानी बनना होता, पढ़ना होता, तो उसको ना स्कूल की ज़रूरत है ना कोचिंग की ज़रूरत है, वो सेल्फ स्टडी से पढ़ सकता है। उसके लिए नो सिलेबस डिफाइंड। भैया पहली क्लास में वो 10वीं क्लास की भी चीज़ पढ़ सकता है अगर उसको ज्ञानी बनना है, तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। बट हम एक सिलेबस से चलते हैं ताकि उस हिसाब से जाके हमें हमारा गोल प्राप्त हो जाए, मिल जाए, यही कहानी होती है। तो अच्छा, क्यों हमें वही गोल चाहिए? जैसे किसी बंदे को डॉक्टर बनना है, क्यों डॉक्टर बनना है? बिकॉज हम देखते हैं कि उस डॉक्टर की लाइफ काफ़ी अच्छी है, बड़ा खुश है बंदा, हम भी उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, मस्त रहेंगे, समझ रहे हो। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्यों? उसको लगता है कि उसके हिसाब से इंजीनियर काफ़ी बेटर जॉब है। कोई आर्मी में, कोई NDA में, अलग अलग जगहों पे जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से वो प्लेस उसके लिए बेस्ट है, वहाँ पे वो भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सकता है। क्लैरिटी है? उसी तरीके से जितने भी एटम्स होते हैं, ये सब एटम चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इनके तरह न रहे, बल्कि इनके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह रहे। तो क्यों भाई नियरेस्ट नोबल गैस की तरह क्यों रहे? क्योंकि हमारे 117 नहीं, अब तो 121 हो गए, माने ऑन एन एवरेज 117 एलिमेंट ले लो। टोटल 117 एलिमेंट अभी तक खोजे गए हैं। इस 117 एलिमेंट में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अनरिएक्टिव हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आसपास का एटम क्या कर रहा है, उनके पास सोडियम भी जाएगा ना, का है निकलो। ठीक, जैसे बाबा लोग नहीं होते अपने जाति में, हिंदू धर्म में बाबा लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। अब ऐसा बाबा नहीं जो मैंने अभी बताया, नींबू काटने वाला बाबा नहीं, ठीक, वो बाबा जो बेसिकली मतलब एक चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं, हिमालय में रहते हैं, उन लोग का मतलब है दुनियादारी से, उनको का मतलब है कि iPhone 11 लॉन्च हुआ है कि कोई बढ़िया कैमरा आया, उनका मतलब कभी सेल्फी नहीं लेंगे, उनको का मतलब हो सकता है, कोई मतलब नहीं है, मीन्स वो सैचुरेशन पे है, नहीं, तो उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तो वो अनरिएक्टिव है। और आज के समय में लोग बेसिकली देखो, पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है, लेकिन लोग क्या चाहता है, मन की शांति।
एंड दैट्स वाई धीरे धीरे लोग योगा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। तो यही एटम्स भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि हम किसी से रिएक्ट ना करें। किसी से रिएक्ट करते हैं बहुत दिक्कत होता है, इलेक्ट्रॉन लेना देना पड़ता है फालतू का। देखो नोबल गैस कितना सुखी है, अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो कोई भी एटम ये चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बदल दे, और बदल के किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला आए, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला आए। और इसी चीज को पाने के लिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बदलेगा। और कैसे बदलेगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, कंप्लीटली किसी को दे देगा, चाहे किसी से ले लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जो तुमने 9th में पढ़ा है कि अगर ट्रांसफर करेगा तो उनके बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, अगर शेयर करेगा तो उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यही ना पढ़े हो जी 9th में। तो बस यही सिचुएशन है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज कोई भी एटम रिएक्ट करने वाला नहीं है। जैसे सोडियम ही ले लो, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके नमक का फॉर्मेशन करता है, सोडियम क्लोराइड। क्यों करता है, समझो फिगर से, देखो कितना बढ़िया बात है। पहला सेल सेल, के में 2 गो अंडा बना देते हैं, बिकॉज के का औकात कितने अंडे खाने का है, मात्र 2। अगर हम एल की बात करें तो कै गो खा सकता है ये, 8 गो अंडा तो ऐसा ही खा लेगा, बाकी तो फिर बात का बात है। 3 3 6 7 और 8 हो गया ना जी। देखो तो 3 3 6 2 8, ठीक। लास्ट वाला जो उसके बाद वाला, वो कितना अंडा खा सकता है, खाने को 8 है, लेकिन मिला कहे गो है बेचारा को, एक गो ना मिला है, तो यहाँ पे एक गो अंडा संतुष्टि करना पड़ेगा। ये सोडियम की कहानी है, बहुत सुंदर। अब जरा क्लोरीन ले आते हैं, क्लोरीन की कहानी बताओ। क्लोरीन में कितना एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17। जितने उसकी एटॉमिक नंबर उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो न्यूक्लियस, ये के, ये एल और ये एम बन गया। अब देखो के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अंडा खा लिया भाई, और ये कितना अंडा खाएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट वाला कितना खाएगा, खा तो 8 सकता है, लेकिन मिला क्या गो है, 7 को। कहा गया कि एगो रहने दो, हटाओ, हो गया, ठीक। ये हमारा क्लोरीन भाई साहब है, ये हमारा सोडियम है। अब देखो सोडियम को अगर अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसको ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ऑक्टेट समझते हो, ऑक्टेट का मतलब होता है अगर किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। और अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो वो कंपाउंड, वो एटम कैसा है, स्टेबल है, एकदम स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है अब इधर उधर घूमने फिरने का। समझ गए बात को। एक और चीज होता है ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट में क्या होता है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर किसी एटम में वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट। और जितने भी नोबल गैस हैं उसमें एगो को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ दो, हीलियम को छोड़ के नियॉन। देखो नोबल गैस याद करने का तरीका तुमको बता देते हैं, ठीक है। हेमंत ने यॉर्कर, यॉर्कर समझता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फिर जेनॉन, 0 रन दिया, ठीक है। हेमंत ने यॉर्कर, ARKR मिला के बना लो, यॉर्कर बना लो। यॉर्कर, यॉर्कर बॉल होता है ना, क्रिकेट खेलते होगे तो गोड़वा पे मारता तलाक दे, उसी को यॉर्कर कहते हैं, समझ गया ना। तो यॉर्कर बॉल पे इसको पढ़ते हैं जेनॉन। जेनॉन माने 0, RN रेडॉन, 0 रन दिया, ठीक। तो हेमंत ने यॉर्कर पे 0 रन दिया। ये हो गया हीलियम, नियॉन, अरे यार नियॉन ऐसे नहीं होता है, तो नाइट्रोजन का सिंपल है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक। ये सब नोबल गैसेस हैं। तो हीलियम को अगर छोड़ दो, हीलियम वाले को छोड़ दो, असल में ये ड्यूप्लेट पूरा करता है, ये ड्यूप्लेट पूरा करता है। और बाकी सब कैसे पूरे करते हैं, ऑक्टेट। तो भाई सब का सब ऑक्टेट है, तो सारा एटम का सोचता है ओ आखिर मेरे में इसके में अंतर का है, ये ऑक्टेट है, हम 6 है, 8 है, 5 है, 3 है, ऐसे लेके घूम रहे हैं। ये 8 गो लेके हम भी 8 गो ले लेते हैं तो कहीं हम भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो अब ये सोडियम क्या चाहेगा कि देख यार मेरे लास्ट में 1 गो इलेक्ट्रॉन है, अब हमको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। बड़ी तकलीफ का, 7 गो इलेक्ट्रॉन कोई देगा इसको, नहीं देगा। क्लोरीन बोला देखो वो बात करो, 7 को तो तुमको कोई देने वाला नहीं है, तो वो काम करिए कि तुम जैसे मान लो कि
इसके पास, सोडियम के पास 1,01,00,000 रुपया है, ठीक। क्लोरीन के पास 99,99,999 रुपया है। वो छटपटायल है 1 करोड़ होने के लिए, ये कह रहा है 1 रुपया है, अब हमको साला 99 लाख करना पड़ेगा तब जाके मेरा 2 करोड़ होगा, बहुत मेहनत है। तो ये 1 रुपया देना इसके लिए आसान, और उसके लिए उस 1 रुपया को लेना भी काफ़ी आसान। तो क्लोरीन बोला कि देख भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो पूछा काहे? तो जब तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो तुम्हारा ई वाला फिर बैलेंस सेल नहीं ना रहेगा। बोला हाँ। तो फिर तुम्हारे बैलेंस सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हाँ देखो, तो तुम फिर नोबल गैस बन जाओगे। समझा दिया उसको। क्लोरीन बोला ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही ट्रांसफर किया अपना एगो इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर करके बन गया सोडियम प्लस Na+। देखो जानते हो ना कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन का नेचर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का नेचर बढ़ जाएगा। तो तुमने इलेक्ट्रॉन को भगा दिया है, दे दिया है, तो किसका नेचर बढ़ेगा, प्रोटॉन का। तो प्लस साइन आ गया। इसको क्या कहते हैं, अनायन की कटायन, कटायन कहते हैं। तो ये कटायन बन गया। अब क्लोरीन बोला लाओ लाओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन लाओ। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, Cl-। अब बताओ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं। अब जैसे ही दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ, Na+Cl- एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले जो सोडियम बेचारा हाईली रिएक्टिव था, क्लोरीन बेचारा इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, अब नमक को तुम आगे भी लगा तो जड़ता है, और सोडियम हवा में रखने में चल जा रहा था। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में जो इतना देर समझाए तुम लोग को, इस पूरे प्रोसेस को इसी से सब कुछ समझ गए, 4 गो टॉपिक इसी से क्लियर हो गया। इस पूरे प्रोसेस में जो तुम लोग को समझाए, क्या क्या समझाए, सबसे पहले तो हम तुम लोग को ये समझाए कि कोई भी जो एटम होता है वो अपने एटॉमिक स्टेट को छोड़ के मॉलिक्यूल में तब्दील होना चाहता है, बदलना चाहता है। क्यों मॉलिक्यूल में बदलना चाहता है, ताकि वो क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। समझ रहे हो बात को। क्योंकि जब वो एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्टेट पूरी नहीं रहती है, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल में बदल जाता है तो उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी एटम मॉलिक्यूल में बदलना चाहे या कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में बदलना चाहता है, क्यों, टू गेन स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, द मेन कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टू गेन द स्टेबिलिटी। सिर्फ स्टेबिलिटी पाने के लिए केमिकल रिएक्शन होता है। भैया देखो हाइड्रोजन है, हवा में उड़ रहा है, नहीं जल रहा है, कहीं भी हल्का सा आग लग जाएगा, बम से जल जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, हवा में इधर उधर बिखर रहा है, उड़ रहा है, लेकिन H2 और O2 जब मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है भाई, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, O2 मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, एंड वाटर इज मोर स्टेबल देन इट्स गैसियस फॉर्म। भैया गैसियस से तो वाटर ज़्यादा स्टेबल है। तो H2 मॉलिक्यूल था, स्टेबल था, O2 मॉलिक्यूल था, स्टेबल था, लेकिन उसके बाद भी वो केमिकल रिएक्शन किया, क्यों, टू गेन मोर स्टेबिलिटी। तो दुनिया में जितने भी इधर उधर चीज़ें हो रही हो ना बेटा, तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा जो कर रहे हैं, कुछ भी जो दुनिया में हो रहा है ना, बस एक चीज़ उसका पीछे का मोटो है, वो है स्टेबिलिटी पाना। ठीक है। और वो स्टेबिलिटी कब मिलता है पता नहीं, आज तक कभी डिफाइन नहीं किया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज सबके हिसाब से स्टेबिलिटी का मतलब अलग अलग। एक भिखमंगा है, वो अपने आप में स्टेबल है, बोलेगा मेरा लाइफ तो स्टेबल है, कटोरा लेके जाना है, मांग लेना है, ठीक। और एक पढ़ा लिखा इंसान है, डॉक्टर में डेंटल डॉक्टर बन गया, BDS करके बैठा पड़ा है, उसके दिमाग में चल रहा नहीं यार MBBS करते तो ज़्यादा स्टेबल होते। समझ रहे बात को ना। तो स्टेबिलिटी का मतलब किसी के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन एक पैरामीटर है जिस पे आप स्टेबल कह सकते हैं अपने आप को। तो एटम कब स्टेबल होता है, जब ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं तो ट्रांसफर। शेयर करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। ट्रांसफर करेगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक। तो मैंने सबसे पहली चीज जो तुम लोग को बताई कि एटम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट अचीव करने के लिए एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और यही सबसे मेन कॉज है क्या चीज का, केमिकल रिएक्शन का, ठीक। चलो अब इस रिएक्शन में
क्या हुआ, तो दो ऐसे एटम्स थे जो एक दूसरे से कंबाइन हुए और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। तो वो एटम या मॉलिक्यूल, those atoms और molecules which combined with each other, जो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। अब कंबाइंड होने का मतलब ही नहीं है कि फेविक्विक ला के चिपका दिए सर कंबाइंड हो गए, नहीं, कंबाइंड विथ ईच अदर केमिकली। अगर ये शब्द तुम छोड़ दोगे कि केमिकली कॉम्बिनेशन, तो भैया वो केमिकल रिएक्शन या फिर वो रिएक्टेंट नहीं कहलाएगा। जैसे चौक ले लो, बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। चौक ले लिया तुमने, चौक पे पहले हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, तो राइटिंग बैठाने के लिए बोला जाता था ना कि इंक पेन से लिखिए, समझ रहे हो। तो हम लोग आता था इंक पेन नोखी वाला, उसको निकालते थे, उसमें इंक भरते थे, फिर 1 घंटा में लिखाता था उससे, नहीं तो वो लिखते थे। उसमें से कहीं ज़्यादा इंक चला गया तो चौक रखते थे, चौक उसमें से रगड़ तो इंक को सोख लेता था। फील किया कभी, ऑब्जर्व कर लेता था। तो भैया यहाँ पे वाटर जो है, मान लो पानी ले लेते हैं, पानी को चौक में रखते हैं। चौक एक कंपाउंड है, पता होना चाहिए, पता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक, CaCO3, है ना। अभी सब पता चलेगा, तो शुरुआत है। तो ये चौक है, इसको जब पानी में सटाओगे तो ये पानी इससे अटैच्ड हो जाता है कि नहीं, कंबाइंड हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो कई केमिकल रिएक्शन है, पानी सुन माचिस दिखा दोगे फिर उड़ जाएगा पनिया, फिर चौक सूखा जाएगा तुम्हारा, नहीं तो वो क्या केमिकल रिएक्शन है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली कंबाइंड हुआ है। तो हमें फिजिकली कंबाइंड नहीं चाहिए, तो वैसे एटम्स को या वैसे मॉलिक्यूल्स को हम रिएक्टेंट कहते हैं, जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हो और केमिकली कंबाइंड होके क्या बना दें, कोई नया प्रोडक्ट बना दें। जैसे यहाँ की सिचुएशन में सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड हुए और कंबाइंड होके क्या बनाए, एक नया प्रोडक्ट बनाए, और वो प्रोडक्ट क्या था, NaCl था। आ रही है बात समझ में। तो हमने रिएक्टेंट डिफाइन कर दिया। दूसरी चीज, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और नए सब्सटेंस को बनाते हैं, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हमारे केमिस्ट्री में क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्ट नाम दे दिया गया है। आ गई बात समझ में। तो रिएक्टेंट क्लियर, फिर प्रोडक्ट क्लियर। अच्छा थोड़ा और बताओ सर, लास्ट भाई केमिकल रिएक्शन क्या है सर। रिएक्टेंट क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है क्लियर हो गया, प्रोडक्ट, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या है, नथिंग। सिंपल सी बात है केमिकल रिएक्शन में कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। समझना मेरी बात को, डेफिनेशन याद हो जाएगा, वेरी गुड, वो तुमको रटना ही है, डेफिनेशन तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। अभी हम लिखवाएंगे भी, बुक से डेफिनेशन लिखवाएंगे, लेकिन समझ लो ताकि कोई पूछे, आँख ऐसे बंद किए और उसके बाद पूरा चैप्टर दिमाग में घूम गया, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ खत्म, तब जाके उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आँख बंद के क्या पढ़ा है सर, एटम के बारे में, कैसे रिएक्ट करता है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब ऐसे दिमाग में चलना चाहिए। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं बताओ, केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक, तो क्या बताया मैंने, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस तो समझते हो। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल, उसको रिएक्टेंट नाम मत दो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम या फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं। और केमिकली कंबाइंड होने के बाद क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होकर नए सब्सटेंस को बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब तुमको लिखने का तो आराम से लिख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more atoms or molecules combined with each other chemically to form a new substance with entirely new property। ये लगा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एकदम नहीं होती है। तब फिर लिख दोगे कि the substance which combined are called reactant and after combination the substance which formed are called product। आ गई बात समझ में, समझ गए चारों चीज़ें। अब भाई समझ तो गए, लेकिन भाई कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसको और क्लैरिफाई करना जरूरी है। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो पहले इसको उतार लो, रफ में उतारो, जैसे भी उतारना उतार लो। बोर्ड की जितने भी चीज़ें होंगी ना उसको कॉपी में उतार लेना, वो तुमको जब तुम पन्ना खोलोगे ना तो तुमको एकदम पूरा चीज़ मेरा याद आने लगेगा। 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो समझने में भी हेल्पफुल है और वो पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को बढ़िया समझा देगा। ठीक है, सबसे पहला है कि सर जब हम हाइड्रोजन को, समझना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वाटर की प्राप्ति होती है, पानी मिलता है। सिंपल सी बात, ठीक है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। इसको 1 नंबर दे दो। अब इसका रिएक्शन लिखोगे कैसे? अगर हमको लिख के दिखाओ तो ऐसे थोड़ी लिखोगे, उसको लिखने का तरीका है। तो इतना जान जाइए कि हाइड्रोजन जो है वो कभी भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। क्या पॉइंट हमको यहाँ पे समझ लेना है कि हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। मतलब डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम्स हो, 2 एटम्स हो, ठीक। और वो क्या है बताओ, H2। वो क्या है, H2, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन की भी सेम केस है, ऑक्सीजन भी डाईएटॉमिक में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, O2 के फॉर्म में। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। कोई दिक्कत है कैसे, ये H2 ये O2 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्या होता है कि हमको यहाँ लगाना पड़ता है बाबू, जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन, दो H2O लिखना पड़ता है, तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ता है। मतलब समझो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का 2 गो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 गो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके पानी का यानी H2O का कितना मॉलिक्यूल बना देगा, 2 मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में यही होता है आपका। तुम हाइड्रोजन काट के थोड़ी रिएक्ट कराओगे, अच्छा ऐसा नहीं, और काट के आधा ऐसा होता है, कभी आइटम को काट दोगे का, काट देना, बेचारे की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। तो भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिल के 2 गो क्या चीज का मॉलिक्यूल बनाता है, पानी का। अब तुम खुद सोचो ना यार कि यार हाइड्रोजन गैस लोगे तो गैस में इकलौता H2 आएगा क्या तुम्हारे पास, कि भाई 1 मोल H2 आएगा, समझ रहे हो। अरे भाई माने 1 गिलास तुम पानी लेता है तो क्या उस 1 गिलास पानी में से हम तुमसे कहें कि 1 गो पानी का मॉलिक्यूल तो नहीं निकालेगा, तो चिमटा लाएगा वो पकड़ के निकाल लोगे, निकाल सकते हो। अरे 1 बूंद पानी में पता नहीं कितना करोड़ मॉलिक्यूल होगा, कोई नहीं जानता है। तो भाई जो गैस हवा में घूम रहा है उसमें 1 गो H2 मिलेगा नहीं ना, बल्क में H2 है, बल्क में ऑक्सीजन है। तो क्या होता है कि 2 गो H2 1 गो ऑक्सीजन के साथ मिलके बल्क में 2 मॉलिक्यूल क्या चीज का बना देता है, पानी का बनाता है। अब देखो इसमें जो तुम ये दोनों देख रहे हो, ये ही दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो तुमने देखा जो एक प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बातें, ठीक। अच्छा, ये जो तुम देख रहे हो H2O2, ये दोनों रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। एक चीज हमको ये बता दो कि यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये आपके किस फॉर्म में होते हैं, H2 और O2 किस रूप में होता है, गैसियस फॉर्म में। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म। और यहाँ पे जो तुमको चीज़ मिला वो किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ भी चीज़ें क्लियर है, ठीक। एक और बात, अगर हम H2 की बात करें तो हम कह सकते हैं ना कि एगो हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और दोनों भाई भाई मिल के अपना स्टेबल है। कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसा 2 गो मॉलिक्यूल है ना जी, ऐसा 2 गो मॉलिक्यूल है तो 2 गो HH बनाएंगे, ठीक। अब ये किससे रिएक्ट किया बताओ, O2 के साथ। किसके साथ, O2 के साथ। अब पता नहीं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, ऑक्सीजन जो है अपनी ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, पढ़े हो सिंगल। जैसे समझो ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों के दोनों क्या है, अपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, और ये है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम ये प्रूफ करते हैं कि इन दोनों के बीच क्या हो चुका है, म्यूचुअल शेयरिंग होके क्या हो चुका है, बॉन्डिंग यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये पहले नॉर्मल H था, ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देके ऐसे H2 मॉलिक्यूल ऐसे बना लिया। ये जो मॉलिक्यूल बन गया क्या चीज हो गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर है, ये पीला वाला क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ एक H है, वैसे यहाँ पे एक H है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में अलग होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ ऑक्सीजन का फटाक से कितना होता है, 8 होता है। तो उसके पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और लास्ट वाले में 6। तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कई गो इलेक्ट्रॉन चाहिए,
दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो कै गो बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उतने ही क्या बनते हैं? बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ 7, 2 गो आ गया K में, अब 5 गो आ गया L में, तो कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए नाइट्रोजन को? 3 गो। तो वो 3 गो बॉन्ड बनाएगा। समझ गया बात को? ऑक्सीजन को कै गो चाहिए भाई? 2। तो कै गो बॉन्ड बनाएगा? 2। तो एक गो देखो दिखाते हैं, देखो एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से, ये तो गड़बड़ ऑक्सीजन है। देखो ये जैसे एक ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल हो गया, एक हो गया। अब फिर ऐसे ही तुम्हारा ऐसे और ये वाला ऐसे घूम के ऐसे डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। और ऐसे ये ऑक्सीजन मिलके डबल बॉन्ड बनाया और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये भाई साहब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ है और 2 गो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ है। तो ये दोनों विचार किया, कहा कि देख भाई हम लोग के पास 2 गो बॉन्ड है, तो एक काम करते हैं, हम अपना एक बॉन्ड तुमसे तोड़ लेते हैं और तुमसे भी अपना एक बॉन्ड तोड़ लेते हैं। ये ऑप्शन को भगा दिया, बोला कि तुम्हारे साथ हम रहते हैं तो तुमसे हमको दिक्कत है, अगर हम दूसरे ग्रुप के मेंबर को लाएंगे तो हमको फ़ायदा है। तो ये ऑप्शन को भगा दिया। हाइड्रोजन से क्या बोला कि भाई आप लोग आ जाओ, तो हाइड्रोजन बोला ठीक है हम तुम्हारे पास चले आते हैं, और ऐसे चल के हाइड्रोजन आ गया और ये बन गया हमारा H। देखो क्या हो गया, ये हमारा बन गया H कै गो? 2, H2। कै गो ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन H2। और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर पानी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसी डिजाइन का होता है। इस शेप को कहते हैं भी शेप या बेंट शेप। क्या कहते हैं उसको? भी शेप या बेंट शेप। तो अब बताओ क्या हुआ, क्या ये पीला वाला काला में बदल गया? भाई पीला था, पीला है, पीला हाइड्रोजन था पहले भी और पीला हाइड्रोजन अभी भी है। तो ये येलो था, येलो रहा। उसी तरह से यह भी येलो था, येलो रहा। लेकिन पहले क्या था? पहले ये येलो अपने ही जैसे येलो के साथ क्या था? कनेक्टेड था। अब ये दोनों येलो किसके साथ जाके कनेक्ट हो गए? बताओ किसके साथ जाके कनेक्ट हो गए? हमारे ऑक्सीजन के साथ जाके कनेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन के साथ जाके येलो कनेक्ट हो गया, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एटम बदला कि एटम का सजावट बदल गया? आज एटम का सजावट। तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है बाबू, कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में एटम नहीं बदलता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बना देंगे? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और कितना मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। वाह, वेरी गुड। कहाँ था? 3 बजे चला है, अभी पहुंचा है। 3 बजे से क्लास था, 3 से 5। हमने नहीं पढ़ा 4 बजे से कब। तो घुस जाइए अंदर, तो तुम ऊपरों में जा सकता है। चलो, तो ये H और ये O मिलके क्या बना दिए? 2 टाइम्स OH और H। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन पॉइंट क्या देखना है यहाँ पे, हम क्यों ये बताए पूरा, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे इंपॉर्टेंट, कि इन एनी केमिकल रिएक्शन क्या होता है बताओ? रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट? एटम्स टेक प्लेस। ठीक है, तो इस 2 एग्जाम्पल से आपने सबसे पहली बात, पहला इस एग्जाम्पल से क्या समझे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, बस यही होता है। ठीक, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो इससे सीखने लायक है, वो क्या? ये हाइड्रोजन जो था, ये कैसा गैस है? इसको कहा जाता है इनफ्लेमेबल गैस। क्यों इनफ्लेमेबल गैस कहा जाता है? बिकॉज ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। तो हम इसको कैसा गैस बोलते हैं? इनफ्लेमेबल गैस बोलते हैं। यानी ये आग पकड़ने वाला गैस है। तो जिस चीज में जल्दी से आग पकड़ता है हम उसको फ्यूल कह सकते हैं कि नहीं? जलता है ना यार, सच में लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल है। ठीक है, रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन ही यूज होता है। ठीक,
तो भाई क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन अपना बहुत अच्छा फ्यूल है। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है बताओ? सपोर्टर। सपोर्टर है किस चीज का? बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं, सपोर्टर ऑफ। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सपोर्टर है। वाह वाह मेरे शेर, तुम तो एकदम नाम रोशन करेगा जिला का। सपोर्टर ऑफ बर्निंग। भैया देखे हो कि जब पुराने ज़माने में चूल्हा होता था, चाहे अभी तो छठ वोट में जब चूल्हा बनता है तो मम्मी लोग पूरा फूंक मार रही होती है ताकि बढ़िया, वैसे मुंह से नहीं मारा जाता है, बेना वना का यूज़ किया जाता है, लेकिन क्यों, क्या जरूरत होता है? चाहे ठंडा के दिन में जब लोग आगे तापने जाते हो तो फूंक मार के जलाते हो, तो फूंक मारने से क्या होता है? मंत्र पढ़ के मार रहे हो तो नहीं ना। क्या होता है, जब आप फूंकते हैं तो जो कोयला है उसके ऊपर से राख, जला हुआ राख हट जाता है, तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलने लगता है, तो वो जलने लगता है। आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, सपोर्टर ऑफ कंबशन, है ना। तो ये जलने वाला चीज और ये जलाने वाला चीज, समझ रहे हो? ये जल रहा है, जला रहा है, जल रहा है, जला रहा है। ये क्या कर रहा है? पानी क्या करता है? समझ गए ना कहानी? तो भाई साहब अभी तीर के इस तरफ कुछ और थे, और तीर के लगते कैसे हो गए? कुछ और हो गए। समझ लो तीर और कहाँ लगता है, तो उसके बाद एकदम इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। एक ही जगह और है जहाँ पे तीर लगता है, आज तक हमको उसका मतलब नहीं समझ पाया, बड़ी खोजे हम, नहीं पता। इसको हम काट देंगे भाई दबे ठीक है। तो हाँ हमको नहीं समझ में आया क्यों, लेकिन इसको लगने के बाद फिर आगे का सिस्टम एकदम इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। ना आप जलने के काबिल रहिएगा, ना कोई आपको जलाएगा, आप बस बुझा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आया क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन जब हुआ तो एक ऐसा कंपाउंड बना जो प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो गई। समझ में आया कि ये एग्जाम्पल क्यों समझा रहे थे, जरूरी था? उतार लो उसको, जल्दी से उतार लो। एक लास्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन का, उसके बाद आगे। मैग्नीशियम रिबन हम ऑर्डर कर दिए हैं, 20-22 तारीख तक आ जाएगा, तो जला के देखा जाएगा कैसा जलता है। यहाँ नहीं मिलता है बेतिया में, सही बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो दुकान खोल दें, लैब का दुकान। ऑल द लैब एनसीईआरटी की किताब से देखें, जितना एक्टिविटी है सब उसके हिसाब से लैब का सामान मंगवा के रखें, एकदम महंगा दाम में बेचें। लड़का का कोई ज़रूरत नहीं है उतार लीजिए सर। इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, पिछले 45 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा। हमको 2 बेंच फिर और लगाना पड़ेगा ना, 2 बेंच है, वो तुम्हारे लिए उसके लिए। और आगे करेंगे। उतार लिए, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। हो गया? अच्छा एक और चीज़ बता रहे हैं। क्या हुआ सत्यम? सॉरी अभी आया रे तुम चंदन, आज तो हम क्लास रख दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम करो, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद क्लास सुबह जाना। किसको लेकर? झोला? हाँ हो गया क्या? चलिए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। तो देखो एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब का एक्टिविटी है। अगर आपकी स्कूल खुली होती तो आपको लैब कराया जाता, सिंपल नहीं कराया जाता, लेकिन बोलना पड़ता है, समझा करो। तो कराया जाता है स्कूल में, अगर आपका खुलता तो लैब होता और आप लैब अच्छे से कर लेते। आप पीछे से ठीक, आप लैब आराम से कर देते। वो क्या होता है, इस लैब में क्या होता है कि हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। समझो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने का एक्सपेरिमेंट है। ठीक, जैसे हमने एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया। अगर मैग्नीशियम रिबन के बारे में थोड़ा सा तुम और डिटेल जानना चाहते हो तो MG रिबन पहले लिख लो और समझा देते हैं डिटेल क्या है। याद करो बचपन में हम लोग के पास एक खिलौना आता था जिसमें हम लोग चाबी देते थे तो खिलौना चलता, चाबी वाला खिलौना, याद है? खास करके गाड़ी हुआ करती थी। कभी तोड़े उसको?
हम बड़ी क्यूरियस हैं इन सब चीज़ों को लेके, माने जो चीज़ हमको समझ में हम तोड़ देते हैं, पहले तो समझते हैं क्या हो रहा है उसके अंदर तभी कुछ। बहुत सारे सामान तोड़े हुए हैं, एक हयुत तोड़े नहीं, तोड़िए दिए थे आज, ठीक, तोड़ने के लिए ऊपर आया था लेकिन फिर समझ गए तो छोड़ दिए, ठीक। उसमें क्या सिस्टम है ना, देखो दिखाते हैं। इसमें है कि जैसे इसको खींचोगे, रुको दिखाते हैं। देखो इसमें बहुत सामान रहता है ना, आइटम कुछ भी इसमें तुम डाल के काट कूट सकते हो। तो देखो छोड़ो ना, उसको घुमाने का जो नहीं, इसको खींचोगे ना तो ये फिर वापस खींच ले रहा था। तो हमको समझना था कि आखिर कौन सी लगाया, स्प्रिंग लगाया है, कुछ लगाया होगा तभी ना खींच रहा है। तो पूरा नट बोल्ट खोल के देख लिए क्या लगाया है, फिर छोड़ दिया, टूट जाता ही भी। अब नीचे करते तो पिटाते, ठीक, तो इसीलिए ऊपर ला के करना पड़ा है। तो बेसिक बात है कि आप उसको जब खोलोगे ना किसी भी गाड़ी को जो चलता है, तो उसमें तुम देखोगे कि कॉयल टाइप से बना रहता है, कॉयल पतला पतला कॉयल बना रहता है। मैग्नीशियम रिबन भी जस्ट लाइक उसी एकदम सेम वैसे ही होता है, वो भी कॉयल के रूप में ऐसे ऐसे लपेटा हो, जैसे कैसे टेप लपेटा होता है। टेप को खोलोगे तो पतला चर करके निकलेगा, लेकिन उतना पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा रहता है मैग्नीशियम का रिबन। अभी मत समझना कि बाल में बांधने वाला रिबन होता है, वो टीन का बना होता है, मेटल है, ठीक। तो ऐसा ही रिबन रहेगा, आप उस रिबन को लेंगे और उसको जलाने जाएंगे। रिबन लिए और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे माचिस लगा दिया, कुछ नहीं होगा। मोमबत्ती भी तुम अगर यहाँ लगा देते हो, अब तुम यहाँ पे खूब बम लगा दोगे तो भले कुछ होगा, लेकिन अगर मोमबत्ती लगा देते हो फिर भी नहीं जलेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम रिबन को नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। समझ गए बात को? और वो लेयर उस मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिएक्ट होने से। वो एक तरीके समझो कि वो अपने ऊपर एक पेंट करवा लेता है, अपना नेचुरल पेंट। अब जब पेंट हो जाता है तो चीज़ में रस्ट जंग लगता है कभी नहीं, तो वो बचा हुआ रहता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके पीछे से जाके बैठो। हम ये सबको इन्फॉर्म नहीं किए थे, ये एडवांस का बच्चा है। बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, चाहे इधर आके बैठ जाओ, यहाँ आके। अच्छा ठीक, तो सुनो ध्यान से क्या होता है। तो मैग्नीशियम क्या किया, हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया, इसको एक्सपैंड किया, तो क्या होगा, वो अपने ऊपर क्या जमा लेगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर जमा लेगा। अब उस लेयर, जब तक वो लेयर रहेगा तब तक तुम अगर उसको जलाने की कोशिश करोगे तो वो जलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है बताइए, आपको उस लेयर को साफ करना होता है। तो हमारे पास आता है क्या, ग्रीजिंग पेपर आता है, हम उस पेपर से लेके उसको क्या कर देते हैं, रगड़ के साफ कर देते हैं। जैसे ही साफ करोगे वो लेयर पूरा निकल जाएगा। अब जैसे ही तुम उसमें माचिस लगाओगे उस मैग्नीशियम रिबन में, वो मैग्नीशियम ब्राइट डैजलिंग लाइट, डैजलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं चमकदार, और ब्राइट मतलब काफ़ी रोशनी वाला। कभी दीपावली में लत्ती जलाया है? कौन लत्ती? बच्चा लोग जलाते हैं, अपने लोग तो बम जलाते हैं ना, ठीक। हम एक बार गए दीपावली में, पटना में थे, पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि मस्ती करते चल के दुकान पे, लेना तो कुछ था नहीं। तो हम लोग गए, हम लोग भैया बंदूक है, बंदूक दीपावली में बंदूक आता है? तो बोला हाँ, दिखाया हम लोग को वो बंदूक। हम लोग का ये नहीं, थोड़ा और बड़ा दिखाया, थोड़ा और बड़ा दिखाया। हम कह रहे एक काम करो, रुको, हम फाइनल बोले हम क्या कंधा पे रखने वाला बंदूक है? तो नहीं है, समझे वाला, तो मतलब हाँ बेसिकली तो इस टाइप का आदमी मस्ती करता है। तो बम जलाते हैं, लत्ती तो पहले जलाया करते थे बचपन में। तो जो लत्ती होता है उसको तुम जलाना, काफ़ी सुंदर लाइट फेंकता है, नहीं एकदम चाहे मुहताब जो आता है, नहीं मुहताब आता है छुरछुरी की तरह खूब लाइट फेंकता है, तो उसी को कहते हैं डैजलिंग लाइट। या एक और एग्जांपल ले सकते हो डैजलिंग लाइट का, जब आप बिल्डिंग मशीन करते हो, मशीन को बेल्ट कर रहे होते हो, तो देखते हो लोहा बिल्डिंग पे खूब भयानक चमकदार लाइट निकलता है, तो आंख में चश्मा पहनना पड़ता है, वैसे रोशनी को डैजलिंग लाइट कहा जाता है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होते हैं तो डैजलिंग ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद क्या होता है सर, तो जब ये जलता है, यानी मैग्नीशियम जो है जब जलेगा तो किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके क्या बना देता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये मैग्नीशियम जो है वो किस रूप में था, ये सॉलिड था। ये ऑक्सीजन कैसा है मेरे बच्चों, ये गैस है। और अगर हम MgO की बात करें तो MgO कैसा होता है, हाँ सॉलिड, ये असल में राख है, राख, ऐश। तो जब जलाओगे तो जलने के बाद क्या होगा कि ये चाइना डिश में इकट्ठा हो जाएगा। चाइना डिश समझते हो, एक तरीके से समझो चीनी मिट्टी का बर्तन है, ठीक। उस चाइना डिश में आप इसको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। तो जो तुमने इकट्ठा किया वो क्या है, उस मैग्नीशियम रिबन का जला हुआ राख है। और असल में वो राख है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है।
तो ये खास क्यों है, ये रिएक्शन खास क्यों है? इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तुमको मिल गया फाइनल प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का? मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है, मैग्नीशियम इज डेफिनेटली मेटल। तो ये क्या चीज का ऑक्साइड है? मेटल का ऑक्साइड है। हमेशा याद रखना बच्चों जिंदगी में कि हमारा जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, किस नेचर का होता है? वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? तो अगर तुम एसिडिक सोच रहे हो बेटा उसी में डूब के जल जाओ, अगर न्यूट्रल सोच रहे हो तो तुम्हारा आगे न्यूट्रल ही लाइफ रहेगा। मेटालिक ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, कहीं कंफ्यूज करोगे। मैं बता रहा हूँ हम इस तरह से काहे बताए, इतना नाटकीय ढंग से इसीलिए बताया है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताता ना तुम्हारे दिमाग से उतर जाता, आगे चल के जरूर कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए याद रखना मेटालिक ऑक्साइड भाई बेसिक होता है। आखिरकार आज जिंदगी हमारा MB पे टिका हुआ है, नहीं समझे? MB मेटालिक ऑक्साइड, B बेसिक, है ना? तो भाई मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। यानी बेसिक होने का मतलब क्या है? अगर इसको हम pH पेपर पे रखेंगे तो ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, समझ गए? दुनिया का कोई भी मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। यानी अगर हम कहें सोडियम ऑक्साइड बताओ NaO कैसा होता है? बेसिक। अगर हम बोले जिंक ऑक्साइड बताओ ZnO कैसा होता है? अगर हम बोले आयरन ऑक्साइड बताओ कैसा होता है? बेसिक। अगर हम बोले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताओ कैसा होता है? बताओ। अगर हम बोले एल्यूमिनियम मेटल है ना यार, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ये होता है Al2O3। अगर हम बोले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताओ कैसा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड? बेसिक। घोर पाप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक्सेप्शन ना आए, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो भाई साहब अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेसिक बोल दिए तो नरक का जो नरक होता है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ह्यूमन सोशियोलॉजी का नरक नहीं, नरक का जो नरक है वो प्राप्त होगा। असल में ये दोनों है, इसका मन करेगा तो ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा और इसका मन करेगा तो ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। और इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एसिड बेस में पढ़ोगे, है ना? एसिड बेस सॉल्ट आएगा ना अभी अगला चैप्टर, तो उसमें पढ़ोगे इसको क्या कहते हैं बताओ? एम्फोटेरिक। माने इसके सामने अगर एसिड रहेगा तो ये बेस बन जाएगा, इसके सामने अगर बेस रहेगा तो ये एसिड बन जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? तो सारे के सारे दुनिया में हर एक मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है सिवाय एल्यूमिनियम के। एक्सेप्शन है इसका, कैसा होता है? एम्फोटेरिक, यानी एसिडिक भी और बेसिक भी। बोलो क्लैरिटी है? समझ में आ गया यहाँ तक की बात? तो ये मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल हो गया। अब अभी तक का एक कंक्लूजन सुन लो, उसके बाद हम लोग आगे की बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि सर जी रिएक्टेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, दूसरा केमिकल रिएक्शन क्या है ये पता होना चाहिए, तीसरा केमिकल रिएक्शन का कॉज क्या है। उसके साथ साथ हम तुमको 3 एग्जांपल्स बताए। एक बताए पानी H2 और O2 का रिएक्शन H2O के साथ, एक बताया मैंने मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, है ना। उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या बताया? सोडियम का क्लोरीन के साथ। इतने रिएक्शंस मैंने बताया आपको। अच्छा, इसके अलावा मैंने और क्या बताया आपको? इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या बताया? एक्स्ट्रा में हम तुम लोग को ये बताया कि किस तरीके से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन का जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है, उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है? साफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, ये क्वेश्चन दे देगा। तो इसको एकदम वेल एक्सप्लेन करके लिखना है। समझ गए बात को? तो चलो आज इन लोग को हम नहीं वो किए थे, तो आज से क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, कल फिर हम लोग का सेम टाइमिंग रहेगा 3 से 5 एग्जैक्टली। और आज का जो पढ़े हैं उसको लिखे तो नहीं है, रिएक्टेंट क्या होता है ये सब लिखे तो नहीं है, लिखा हुआ है किताब में, लिख लेना। लेकिन हम 2 क्वेश्चन का आंसर कल लिखवाएंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला, और दूसरा वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये 2 एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप डेफिनेशन तो किताब से छाप के लिख लोगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वो करने के बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। और मेरे हिसाब से 2 घंटे में 5 कैरेक्टरिस्टिक में से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक तो अच्छे से एग्जाम्पल को समझ के निकल जाएगा। तो मैक्सिमम 4 से 5 क्लास और अपना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लीन हो जाएगा। समझ आ गया बात?